एंड रोड इनिशिएटिव। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, BRI तो तुमने सुना ही होगा। BRI, दिस इज द एम्बिशियस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम ऑफ चाइना। ठीक है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव कब आरंभ हुआ था? 2013 में। तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को थोड़ा सा समझो ताकि तुम्हें पता चले कि ये प्रोजेक्ट आखिरकार है किस बारे में। तो ये तो तुम्हें बताइए कि ये चाइना का है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। तो देखो, मैं कोशिश तो करूंगी कि यहाँ पर आ जाए पाकिस्तान के पास ये बनाने का। ब्लैक ही काम करेगा। छोटा बनाऊंगी क्योंकि यहाँ स्पेस कम है। सपोज इट इज इंडिया, दिस इज म्यांमार, मलेशिया एंड ऑल, चाइना, साउथ कोरिया, रशिया। अफ्रीका। तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव बेसिकली इसका इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम है। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब यहाँ पर ये रेलवेज, फेरीज, ये सब बिल्ड करेंगे। कौन? चाइना। इटली एंड दिस इज द, देखो इसका क्या प्लान है। चाइना का जो प्लान है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव बनाने का, ये इसका प्लान है लाइक कि देखो यहाँ पे छोटी छोटी कंट्रीज है, तुमने देखी है, उनके बारे में मैंने शायद बताया भी है। यहाँ कौन सी कंट्री है? इंडोनेशिया, इसके आइलैंड है जावा, सुमात्रा। यहाँ पे फिलीपींस है, छोटे छोटे आइलैंड्स है। यहाँ जापान हो गया, ये सब। तो इसका जो प्लान है बेसिकली, यहाँ से ये मलक्का स्ट्रेट है, छोटा सा नैरो स्पेस है यहाँ पर। और ये क्या करना चाहता है कि चाइना के जो पोर्ट है, यहाँ से चाइना के पोर्ट लिंक विया मलक्का स्ट्रेट से यहाँ इंडिया से, इसमें श्रीलंका और इंडिया के पास यहाँ लिंक होंगे इन पोर्ट्स पर। और इसके बाद ये जाएंगे अफ्रीका। और अफ्रीका से ये पोर्ट के थ्रू तो जाएगा किस तरफ? अफ्रीका के बाद यहाँ पर क्या है? रेड सी। रेड सी से ये यूरोप को कनेक्ट करेगा। ठीक है, तो ये जो रूट बनेगा ये तो है विया सी। और लैंड रूट जो है इसका, लैंड रूट जाएगा इसका निकल करके सीधे चाइना से। और वो चाइना से कैसे बनाएगा? इस तरह से, इसमें इंडिया इन्वॉल्व नहीं है, पाकिस्तान के थ्रू निकालेगा इसको। ठीक है, पाकिस्तान, ईरान, यहाँ के थ्रू ये यूरोप को कनेक्ट करने वाला है। ठीक है, और दैट्स वाई चाइना जो है ये, देखो जो ब्लू लाइन है ये डिनोट करती है कि ये विया सी जाने वाला है, और रेड लाइन डिनोट करती है कि विया लैंड ये कैसे कनेक्ट करेगा। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का मतलब है, देखो यहाँ से तो बनेगा रोड, मतलब इस रूट से जाएगा रोड, मंगोलिया, ये कजाकिस्तान, सेंट्रल एशिया, इंडिया, सॉरी सेंट्रल एशिया के जो पार्ट है जैसे अफगानिस्तान वगैरह, इनसे निकल करके ये सीधे यूरोप को कनेक्ट करेगा विया रोड। और विया सी यानी कि शिप के थ्रू जाएगा ये इस पोर्ट पे, फिर इस पोर्ट पे, और फिर रेड सी से होता ही यूरोप को कनेक्ट करेगा। ये इसका बहुत एम्बिशियस प्रोग्राम है, 2013 में इन्होंने ये लॉन्च किया था। और ये ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी लॉन्च बाय चाइना, चाइना की ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रैटेजी है। और why this is concern for India? Because they are going through the our land। ठीक है, कहाँ से निकालना चाह रहे हैं? पाकिस्तान से निकालना चाह रहे हैं, जिसमें कि अगर
ये इधर से आएंगे तो ऑब्वियस सी बात है, ये इनकी आर्मी भी यहाँ स्टेशन करेगी, इनकी बाकी चीजें भी यहाँ पे स्टेशन करेगी। अगर ये इस तरफ आ रहे हैं, जैसे कि ये श्रीलंका को, अभी श्रीलंका में जो क्राइसिस हुआ था, तुम लोगों को याद ही है कि श्रीलंका में अभी बहुत ज्यादा महंगाई हो गई थी, ठीक है, गवर्नमेंट भी बहुत टर्मोइल में थी वहां की। तो उस समय भी सबसे पहले जो हाथ दिया था हेल्प का, वो चाइना ने दिया था। तो चाइना का अपना खुद का इंटरेस्ट है इस पूरे पार्ट में, और इंडिया के लिए कंसर्न ये है क्योंकि बेटा ये बेस बना रहा है सब जगह। इसने यहाँ पे भी अपनी आर्मी स्टेशन की हुई है, यहाँ पे भी अपना कुछ बेस बनाया हुआ है। चाइना में एक पोर्ट है यहाँ इसमें क्या नाम इसका, श्रीलंका में एक पोर्ट है जाफना पोर्ट। जाफना पोर्ट में भी इसने अपना बेस बनाया हुआ है। हमारे लिए कंसर्न इसलिए है क्योंकि बेटा ये सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से हमारी इंटरनल सिक्योरिटी को और एक्सटर्नल सिक्योरिटी को एक तरह का थ्रेट है, क्योंकि इनकी आर्मी या इनकी नेवी यहाँ पर अगर स्टेशन करेगी तो ऑब्वियस सी बात है उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारी कंट्री पर पड़ेगा। तो इसलिए इंडिया इसके कभी भी सब उसमें सपोर्ट में नहीं रहता। ठीक है, तो ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव इनका एम्बिशियस प्रोग्राम है चाइना का, ये याद रखना 2013 में लॉन्च हुआ था। और चाइना में एक ही प्रेसिडेंट है सदियों से, शी जिनपिंग, ठीक है, और वो वहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी है, वो किसी को आने भी नहीं देते हैं उसमें, ठीक है, हमेशा से वहाँ पे यही है। अब नेक्स्ट है, देखो हाल ही में अबाबिल मिसाइल किसने सफल परीक्षण किया है। ये अबाबिल मिसाइल नाम से पता चल रहा है बेटा, हमारा नाम तो ऐसा होता ना, हमारी मिसाइल्स के नाम अलग अलग रहते हैं, अग्नि वगैरह। ये पाकिस्तान की मिसाइल है, इन्होंने अभी इसका सफल परीक्षण किया है जिसका नाम है अबाबिल मिसाइल, ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में 69 नेशनल फिल्म अवार्ड्स राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किए गए। यह किस वर्ष आरंभ हुए थे, किस वर्ष हुए थे, 1954 में, ठीक है। ये 1954 से स्टार्ट हुए थे, किस लिए, ताकि बेटा कंट्री में इनको देने से क्या होता है, एक तरह का प्रोत्साहन होता है। तो फिल्म प्रोडक्शन को क्या करना है, बढ़ावा देने के लिए ये पुरस्कार 1954 में शुरू हुए थे। और तुमको पता ही है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब किसको गया है, अल्लू अर्जुन को। और अल्लू अर्जुन को वो पुष्पा मूवी के लिए उनको वो सम्मानित किया गया है। ये अनाउंस पहले हो जाते हैं, लेकिन बेटा ऐसे होता है ना, अनाउंस हो जाते हैं, सेरेमनी बाद में रखी जाती है, तो अब सेरेमनी रखी गई थी, उस सेरेमनी में उनको बुलाया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का तुमको पता ही है, आलिया भट्ट फॉर गंगूबाई काठियावाड़ी और कृति सेनन फॉर मिमी, ठीक है, इनको मिला है। और बेस्ट फीचर फिल्म अगर उन्होंने बताई है तो द कश्मीर फाइल्स को गया है। और एक अनादर कैटेगरी में मूवी है गोदावरी द होली वाटर करके, उसको मिला है, वो साउथ इंडियन मूवी है, उसको भी उसको कुछ उसकी कैटेगरी कुछ अलग है, ठीक है, अलग अलग कैटेगरी में मिला है। और आरआरआर को मिला है, ठीक है। तो ये कुछ रिनाउंड मूवी है जो तुमको भी पता है और मुझे भी पता है, बाकी मूवीज के नाम तुम्हें नहीं पता, ठीक है। तो 1954 में ये शुरू हुए थे फिल्म प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए, उनको प्रोत्साहन देने के लिए, ठीक है। और कौन प्रदान करता है ये वाले अवार्ड, राष्ट्रपति, ठीक है। और इस समय हमारी राष्ट्रपति कौन है, कौन है, हाँ मतलब देखो, आई डोंट नो शी इज मैरिड और अनमैरिड, मिसेस, ठीक है। तो शी इज, देखो, तो कोई भी अगर बड़ी पोजीशन हो तो सबसे सेफ बचने का तरीका है उनके आगे ऑनरेबल लगा दो बस। तो हमारे ऑनरेबल जो कौन है, प्रेसिडेंट, ठीक है, द्रौपदी मुर्मू। सबसे सेफ जोन मैं तुमको बता रही हूँ, जैसे मान लो तुम ये सोचो कि भाई इनके नाम में श्रीमती लगाएं, श्रीमान लगाएं, सुश्री लगाएं। सुश्री लगता है किसके लिए, अनमैरिड के लिए। तो लगाने से, नाम में कुछ भी लगाने से अच्छा, अगर उनकी पोस्ट बहुत हाई है तो ऑनरेबल लगा दो बस। ऑनरेबल का मतलब होता है रिस्पेक्टेड, ठीक है, ऑनरेबल प्रेसिडेंट। अभी फिलहाल, अच्छा, ऐसा कुछ है, मैं देख के बता रही हूँ। बैंकर बता रहे हो तो, बैंकर है, ठीक है। तो ऑनरेबल लगा दो, कोई वो नहीं होता,
ऑनरेबल लगा देते हैं तो नाम में हमें दिक्कत नहीं होगी लेने में, इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मेरी तरह ही परेशान, क्योंकि कभी कभी मुझे कंफ्यूजन हो जाता है कि ये शादीशुदा है, मिसेज लगाए या मिस्टर वो लगाए, सुश्री, मिस लगाए। ठीक है, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। अब हाल ही में लॉन्च हुई देश की प्रथम रैपिड रीजनल रेल का नाम क्या रखा गया है? तो बेटा ऑब्वियस सी बात है, जिसने लॉन्च की है उसी का नाम रखा गया है, नमो भारत। ठीक है, the प्रधानमंत्री's nickname is नमो, तो that's why this is named as नमो भारत। ठीक है, तो वो तुम्हें पता ही है, कल भी हमने बात की है इस पे, ये लॉन्च हो गई है। ठीक है, लॉन्च नहीं, इसका उद्घाटन हो गया है और साहिबाबाद डिपो से दोहाई डिपो तक ये चलाई जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में ईयू ह्यूमन राइट्स प्राइज 2023 किसे प्रदान किया गया? बेटा ईयू मतलब यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन में अब ब्रिटेन नहीं है, तुम्हें पता है ना, ब्रिटेन बाहर चला गया इस यूनियन से। ये यूरोप की यूनियन है, यूरोपियन यूनियन, ट्रेड यूनियन और बाकी सारी कॉपरेशन के जो मैटर्स है, ये यूनियन क्या है, उसमें फ्रांस, जर्मनी, बाकी अदर कंट्रीज भी है। तो किसे मिला है, ये इंपॉर्टेंट है, किसे मिला है? महसा अमीनी। महसा अमीनी को ये मरणोपरांत मिला है, यानी उनकी मृत्यु के बाद। महसा अमीनी कौन थी बेटा? ये ईरान से बिलोंग करती थी और इनकी कहानी बहुत दुखदाई है। तो 2022 में बेसिकली क्या हुआ था, महसा अमीनी जो है, इनको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था इस इल्जाम में, मतलब जो इन पे लगाया था इल्जाम, दैट इज द कि इन्होंने जो हेड स्कार्फ होता है पहनने का फॉर विमेन्स, वो सही तरीके से नहीं पहन रखा, जो कोड जो कानून ईरान में है उसके अकॉर्डिंग नहीं पहन रखा। तो क्योंकि इन्होंने उस कोड का वायलेशन किया है, दैट्स वाई इनको अरेस्ट कर लिया गया था, महसा अमीनी को, और इनकी पुलिस कस्टडी में ही डेथ हो गई थी। मतलब जब पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था और ये पुलिस के ही हिरासत में थी, तब इनकी डेथ हो गई थी, महसा अमीनी की। और इनकी डेथ की वजह से ईरान में बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हुए थे, वहां पे बहुत ज्यादा, उसे क्या कहते हैं, विरोध हुआ था इस बात का कि मतलब आप सिर्फ स्कार्फ की वजह से आपने पुलिस कस्टडी में लिया, और पुलिस कस्टडी में डेथ होने का मतलब क्या है कि पुलिस ने मारा है। ठीक है, तो उसको रिबेलियन को दबाने के लिए, जो प्रोटेस्ट हो रहा था वो दबाने के लिए पुलिस कस्टडी में ही महसा अमीनी की डेथ हो गई थी। ठीक है, और ये सिर्फ 22 साल की थी। ठीक है, 22 ईयर्स ओनली, और इनको अब ईयू ने ह्यूमन राइट प्राइज दिया है। ठीक है, नहीं, देखो मरने के बाद का क्या मतलब है, इट मीन्स के लोगों में विरोध है बाहर भी। अगर हम अपनी कंट्री की देखें तो बेटा तुम तो स्वर्ग में रह रहे हो, मैं तो तुम्हें यही कहूंगी। फिर अगर तुम इंडिया में रह रहे हो तो इट मीन्स के तुम स्वर्ग में रह रहे हो, क्योंकि जितनी फ्रीडम यहाँ है कहीं नहीं है। ठीक है, क्योंकि मान लो तुम्हारे रिलीजन में कुछ भी कह रखा है कि तुम्हें पहनना है स्कार्फ, नहीं पहनना है, तुम्हारे ऊपर है, पहनना पहनो, नहीं पहनना मत पहनो, कोई तुम्हें मारेगा नहीं, मतलब स्टेट नहीं मारेगा। स्टेट मतलब क्या, कि तुम्हें प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर तो नहीं कह रहा ना पहनने को, और ये तो नहीं कह रहा ना पुलिस या प्राइम मिनिस्टर कि अगर तुमने नहीं पहना तो हम तुम्हें मार देंगे, ऐसा तो नहीं है ना। तो एटलीस्ट हम तो स्वर्ग में ही रह रहे हैं, और कंट्री में बहुत बुरा हाल है। इवन ईरान से ज्यादा लिबरल फिर पाकिस्तान है, क्योंकि पाकिस्तान में इस्लामिक कोड है किसकी, हाँ मतलब कस्टडी में, स्टेशन में, पुलिस स्टेशन में, जेल में नहीं, जेल में तो मरते ही नहीं है, जेल में पुलिस का रोल नहीं होता, जेल स्टेट के हाथ में होती है। अगर कोई बंदा, ये कहा जाए ना कि पुलिस कस्टडी में या जुडिशियल कस्टडी में, दोनों में डिफरेंस होता है, व्हाट इज पुलिस कस्टडी और व्हाट इज जुडिशियल। पुलिस कस्टडी का मतलब है कि आप पुलिस थाने में रहेंगे, पुलिस की हिरासत में रहेंगे, लॉकअप में बंद रहेंगे। ठीक है, वो लॉकअप जो होता है पुलिस वाला, उसका मतलब है कि पुलिस की हिरासत में है, वे तुमको मार भी सकते, पीट भी सकते हैं, और जब तक तुम खुद नहीं कहोगे जज के सामने कि इन्होंने मुझे मारा पीटा है, तब तक कुछ नहीं होता। जुडिशियल कस्टडी का मतलब है कि तुम मजिस्ट्रेट की कस्टडी में हो, मजिस्ट्रेट जो भी होगा उस कोर्ट का, उसने कह दिया कि जुडिशियल कस्टडी में रहेंगे, आपको तुरंत जेल भेज दिया जाएगा। जेल में पुलिस आपसे पूछताछ करने आ सकती है, लेकिन आपको हाथ तक नहीं लगाया जाएगा। ठीक है, तो ये जुडिशियल कस्टडी और पुलिस कस्टडी का मतलब है। तो हमेशा जुडिशियल कस्टडी सेफ मानी जाती है पुलिस कस्टडी से बेहतर, क्योंकि पुलिस वाले तो मारते पीटते हैं, उगलवाते हैं कि कन्फेस करो। क्योंकि जैसे तुम्हें मैं बताऊं, निठारी वाले कांड में क्या हुआ है
तुमने सुना ही था 2006 वाला वो केस। तो उसमें बेसिकली बेटा उनको प्रॉपर एविडेंस नहीं मिले और इस वजह से वो जो अक्यूज है वो हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने छोड़ दिए हैं। ठीक है, सुरेंद्र कोहली और दूसरा बंदा है मोनिंदर सिंह पंदेर करके। ठीक है, तो वो सेक्टर सेक्टर 31 है, नोएडा सेक्टर 31, वहां पर एक कोठी थी, वहां पर वो लोग काम करते थे और वहां से निठारी गांव से बच्चे गायब हो रहे थे। ठीक है, लड़कियां, छोटे बच्चे गायब हो रहे थे। ठीक है, तो बाद में जब पता चला तो उनकी कोठी के जस्ट पीछे जो नालियां ड्रेनेज है वहां से उनकी हड्डियां मिली है और उनका फ्लैश मिला, यानी ह्यूमन रिमेन्स मिले उनके। तो सस्पेक्ट कौन था? सुरेंद्र कोहली और ये पंदेर, इनको बना दिया सस्पेक्ट। अब प्रॉब्लम ये आई, सीबीआई की जांच हुई। जब ये केस ज्यादा हाईलाइट हो जाता, तो जैसे कि कोई भी केस ज्यादा हाईलाइट होता तो हम ही डिमांड कर लेते हैं कि भाई सच सामने आना चाहिए, सीबीआई की जांच हो। सीबीआई की जांच हुई। अब सीबीआई की जांच में भी सिर्फ कन्फेशन के तौर पे उनको क्या हुआ था, कन्विक्ट कर दिया। कन्फेशन मतलब जब आप खुद कबूल लो कि आपने किया है, वो कन्फेशन है। लेकिन हम सिर्फ कन्फेशन पे नहीं मानते, हो सकता है वो किसी और को बचा रहे हो। भाई कोई बड़ा बंदा उसमें इन्वॉल्व है, मान लो व्हाइट कॉलर क्राइम सुना है तुमने, कोई हाई प्रोफाइल पॉलिटिशियन हो, कोई भी बिजनेसमैन, कोई इन्वॉल्व हो उसमें, और वो उसका इल्जाम अपने सर पर लेकर के कन्फेस कर ले कि नहीं मैंने कबूला है, हो भी सकता है ना? तो कन्फेशन नहीं माना जाता कभी भी। आप अपने खिलाफ गवाही देते हो ना, वो नहीं मानी जाती कभी भी, उसके खिलाफ सबूत चाहिए। अब सबूत सीबीआई ने इकट्ठे के लिए, लेकिन कुछ नहीं मिला, ज्यादा ज्यादा जो ऑथेंटिक मिलता वो नहीं मिला। सिर्फ वहां से हड्डियां मिली, और खास बात यह हड्डियां तो मिली लेकिन सर नहीं मिला। सर जो है कंकाल मिले हैं, लेकिन सर का बच्चों का कंकाल नहीं मिला। तो वहां पे डॉक्टर की भी कोई वो थी क्लिनिक वगैरह, तो ऐसा भी माना जाता है कि वहां पे ह्यूमन ऑर्गन्स जो है उनका ट्रेड होता था, यानी कि जो अंग होते हैं वो बेचे जाते थे। तुम्हें पता ही, किडनी बहुत पॉपुलर बेचा जाता है। ठीक है, तो ये ऐसा कहा गया, लेकिन सीबीआई पता नहीं कहाँ पे लैग कर गई, क्या प्रॉब्लम आई, अब उनको हाई कोर्ट से एक्विट कर दिया गया है। ठीक है, तो ये चीजें हैं कि तुमको पता होना चाहिए कि क्या होता है जुडिशियरी और उसमें। अब जुडिशियल, उनको ट्रायल कोर्ट ने फांसी दी थी, उसके बाद ये फिर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने भी फांसी उनकी बरकरार रखी। फिर प्रेसिडेंट के पास गए, प्रेसिडेंट ने मना कर दिया देने से, इनकार कर दिया वो। फिर उनकी फांसी रोक दी गई, क्यों? क्योंकि जिस जेल में वो बंद थे, दासना जेल में, वहां पे फांसी की अवेलेबिलिटी नहीं थी, उनको फिर मेरठ जेल में शिफ्ट किया। अब मेरठ जेल में शिफ्ट करने के बाद हाई कोर्ट का अब डिसीजन आ गया है कि इनको 2 केस में तो उसके मालिक को बरी कर दिया, सुरेंद्र कोहली को 12 केस में बरी कर दिया है। तो ये कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम है, तो उस पर हम ठीक से बात नहीं कर सकते क्योंकि खुद बाकी लोग कंफ्यूज है, तो हम तो क्या ही कंक्लूजन बताएंगे। ठीक है, तो महशा अमीनी की जो है पुलिस कस्टडी में डेथ हो गई थी और अब इनको यूरोपियन ह्यूमन राइट प्राइज दिया गया है। ठीक है, तो ये चीज याद रखना है किसको दिया गया। और इस वजह से मैं कहती हूँ कि तुम इंडिया में हो तो तुम स्वर्ग में हो। ठीक है, तो हाल ही की गणना के अनुसार भारत का 2022-23 का कुल अनाज उत्पादन कितना है? तो ये 3,297 लाख टन, मतलब हर साल एस्टिमेट होता है। एस्टिमेट मतलब हर साल बेटा हिसाब लगाया जाता है कि हमारा प्रोडक्शन कितना हुआ है अनाज का। अनाज में बेटा सारी चीजें आ जाती है, धान, गेहूं, चावल, जो भी है सब कुछ आ जाता है। ठीक है, तो इस बार हमारा कितना हुआ है कुल अनाज? 3,297 लाख टन। ठीक है, अब नेक्स्ट है, हाल ही में उड़ीसा के गवर्नर नियुक्त किए गए, उनका नाम क्या है? इनका नाम है रघुवर दास। ये उड़ीसा के गवर्नर नियुक्त किए गए हैं, रघुवर दास इनका नाम है। और रघुवर दास, और थोड़ा सा चलो और मैं बता देती हूँ तुम्हें इनके बारे में। तो रघुवर दास जो है बेटा, ये चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं झारखंड के पहले। ठीक है, जो झारखंड है उसके ये पहले चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। और अब मतलब फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, अब तो झारखंड के हेमंत सोरेन है, लेकिन ये फॉर्मर रह चुके हैं और इनको अपॉइंट कर दिया है गवर्नर ऑफ उड़ीसा। ठीक है, तो प्रोफेसर गणेशी लाल जो हैं उड़ीसा के, वो रिटायर्ड हो रहे हैं, वही उनका टाइम पीरियड पूरा हो गया और उसके बाद रघुवर दास को अपॉइंट कर दिया गया है उड़ीसा का। ठीक है, उसी के साथ इंद्रसेन रेड्डी नल्लू, इंद्रसेन
रेड्डी, ठीक है, रेड्डी। तो इंद्रसेन रेड्डी जो है, इनको त्रिपुरा का गवर्नर नियुक्त किया है। ठीक है बेटा, नियुक्ति जब होती है जब इनका टाइम पीरियड जो होता है वो पूरा हो जाता है, यानी कि एक सर्टेन एज होती है, वो एज ये पूरी हो जाती है, तो उसके बाद वो रिटायर हो जाते हैं। ठीक है, अब इन इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजन है बेटा वो देख लेते हैं कि कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। अंडर आर्टिकल 153 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेड गवर्नर फॉर ईच स्टेट। ठीक है, देखो कौन से आर्टिकल में कौन, पहले तो कौन नियुक्त करेगा, ये देखो गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति द्वारा होती है। कौन कौन से आर्टिकल बात करते हैं, आर्टिकल 153 इसकी बात करता है कि ईच स्टेट के लिए एक गवर्नर अपॉइंट होगा। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि एक स्टेट के लिए एक ही होगा, दो स्टेट के लिए एक गवर्नर भी अपॉइंट किया जा सकता है। टू और मोर स्टेट के लिए देयर कैन बी ए वन गवर्नर। ठीक है, नेक्स्ट है आर्टिकल 155 कहता है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट के नॉमिनी रहेंगे। जो बेटा ये रहते हैं ना गवर्नर, गवर्नर स्टेट का नॉमिनी नहीं रहता, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के नॉमिनी रहते हैं, यानी कि ये स्टेट की हालत के बारे में, स्टेट में जो भी प्रॉब्लम्स है या कुछ भी रिपोर्ट वगैरह जो है, ये प्रेसिडेंट को सौंपते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनी। ठीक है, तो ये प्रेसिडेंट को क्या करते हैं, रिपोर्ट वगैरह सौंपते हैं स्टेट के बारे में, तो ये प्रेसिडेंट यानी सेंटर के ही नॉमिनी रहते हैं। नेक्स्ट है द रिवर्स स्विंग कॉलोनियलाइजेशन टू कोऑपरेशन। ये बुक है बेटा रिवर्स स्विंग कॉलोनियलाइजेशन टू कोऑपरेशन, ये लिखी है अशोक टंडन ने, और इस बुक में ये बताया है कि किस तरह से हमारी कंट्री कॉलोनियलाइजेशन से कोऑपरेशन की तरफ बढ़ी है। India's Minister of Petroleum and Natural Gas Hardeep Singh Puri launched a book titled The Reverse Swing Colonialism to Cooperation written by Ashok Tandon। ठीक है, तो ये जो है कहाँ से कहाँ तक दिखाती है, इंडिया यूके रिलेशन के बारे में। अब कैसे हैं इंडिया और यूके के रिलेशन, कि पहले यूके ने इंडिया को क्या किया था, कॉलोनाइज किया था, और अब क्या हो रखा है, रिवर्स स्विंग का मतलब क्या है, उल्टा झूला उल्टा झूल रहा है, रिवर्स स्विंग का मतलब यही है। तो लेकिन उस समय इन्होंने कॉलोनाइज किया था इंडिया को, और अब आपस में क्या चल रहा है, कोऑपरेशन। ठीक है, कोऑपरेशन मतलब हम एक दूसरे को कोऑपरेट कर रहे हैं। तो ये बुक लिखी है अशोक टंडन ने, और हाल ही में इसे लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में अपना चंद्रयान वेब पोर्टल किसने लॉन्च किया है, ये वेब पोर्टल लॉन्च किया है चंद्रयान, जैसे कि नाम ही तुम्हें पता है, चंद्रयान से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को लेकर एनसीईआरटी ने। एनसीईआरटी का नाम तुम जानते ही होंगे, नेशनल काउंसिल ऑफ रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, नेशनल काउंसिल ऑफ रिसर्च और टेक्नोलॉजी का जो है, इसने एनसीईआरटी ने ये अपना चंद्रयान वेब पोर्टल बच्चों के लिए लॉन्च किया गया है, सो दैट दे कैन टेक द कलेक्ट द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू चंद्रयान। और हाँ, किसने लॉन्च किया है, ये यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन श्री धर्मेंद्र प्रधान। ठीक है, धर्मेंद्र प्रधान ने ये वेब पोर्टल लॉन्च किया। एनसीईआरटी बेटा तुम्हें पता ही है, ये हमारी नेशनल लेवल पे जो एक काउंसिल है रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी की, और इसी की बुक हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं, हमारे सभी स्कूल्स में एनसीईआरटी का सिलेबस लागू है। धर्मेंद्र प्रधान हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है, उन्होंने ये लॉन्च किया। ठीक है, तो दिस इज डन, ये याद रखना, और इसमें ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव बड़ा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे पर्सपेक्टिव से, मैप के थ्रू भी याद रखना। ठीक है,